ओके, तो आज हमें इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग लॉज इसके क्वेश्चंस हमें करने हैं, एक्सरसाइज जो इसकी है। सो पहला क्वेश्चन जो है, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, इट इज़ फ्रॉम द रूल ऑफ टर्म रूल ऑफ लॉ इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो ये आप इसी के बारे में कहते हैं, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ। इन योर रेस्पॉन्स इंक्लूड ए fictitious or real example of a violation of the rule of law। आपको ये सवाल पूछता है कि रूल ऑफ लॉ किसको कहते हैं। मैंने इसको बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाया है। अब आपको एग्जाम्पल देनी है कि रूल ऑफ लॉ के बारे में आप एक ऐसी एग्जाम्पल दे दीजिए, या तो वो बिल्कुल आपने रियल एग्जाम्पल कहीं से लाई है, कहीं पर ये ऐसा हुआ है कि रूल ऑफ लॉ की इसके साथ वायलेशन हो गई है, यानी इसको किसी ने तोड़ा है, कानून को तोड़ा है किसी ने और फिर उसके साथ नरमी बरती गई, या आप इसकी कोई फिक्टिशियस एग्जाम्पल खुद से ही बनाइए कि कैसे हुआ। तो क्वेश्चन जो है, पहले हम ये देखेंगे रूल ऑफ लॉ किसको कहते हैं। इसका आंसर है, रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट द लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल। पहली बात, यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जितने भी कवानीन हैं उनका इतलाक हर शख्स पर बराबर तरीके से है, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कास्ट, कलर, रिलीजन, रीजन, सेक्स एंड स्टेटस। मैं क्लियर करूंगा सारी की सारी टर्म्स, यानी इसमें भेदभाव किसी भी तरह का नहीं है। चाहे क्लास का भेदभाव कि अपर क्लास का है, लोअर क्लास का है, कोई भेदभाव इसमें नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। कास्ट, कोई ऊंची जात का है, कोई नीची जात का है, कोई रासर है, कोई बाट है, कोई मीर है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। कलर, कोई गोरा है या काला है, कोई फर्क नहीं है, कानून के सामने सभी बराबर। रिलीजन, चाहे सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, जो भी है, सब बराबर कानून की नजरों में। रीजन किस इलाके से ताल्लुक रखता है, पंजाबी है, कश्मीरी है या बंगाली है, जो भी जिस जगह से भी वो आता है, कानून के सामने सब बराबर। सेक्स, मर्द है या औरत है या थर्ड जेंडर है। स्टेटस, यानी किसी का स्टेटस समाज में उसका मकाम मर्तबा क्या है। कोई बड़ा ऑफिसर होता है, कोई छोटा सा मुलाजिम होता है, छोटा सा मजदूर होता है, स्टेटस का भी कोई, यानी हर तरह से जितनी भी आप डिस्टिंक्शन इंसानों में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंस डाइवर्सिटीज होती है हर तरीके से, लेकिन उन सारी डाइवर्सिटीज के बावजूद भी जो रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि कानून सबके लिए बराबर, कानून सबके लिए बराबर। अब इसमें दूसरा सवाल इसने पूछा था कि आप एक एग्जांपल दे दीजिए, तो मैंने एक फिक्टिशियस एग्जांपल बनाई है। यस्टरडे फिक्टिशियस है, रियल एग्जांपल नहीं है। मेरे सामने कोई ऐसा वाक़ा नहीं हुआ कि मैं आपको बताऊं कि इसकी वायलेशन, रूल ऑफ लॉ की वायलेशन हो गई है। मैंने एक फिक्टिशियस एग्जांपल बताई और आपको समझ आ जाएगा कि वायलेशन करना क्या होता है, यानी कानून को तोड़ना क्या होता है। यस्टरडे पर्सन क्रॉस्ड द रेड लाइट सिग्नल एंड वाज कॉट बाय द ट्रैफिक पुलिस में। अब मैंने ये कहानी बनाई है कि कल मैंने देखा कि एक शख्स ने रेड लाइट का सिग्नल था, तो उसने अपनी कार नहीं रोकी, उसने रेड लाइट क्रॉस की, उसने रेड लाइट क्रॉस की। अब पुलिसमैन ने उसको पकड़ा, ट्रैफिक पुलिस के पुलिसमैन ने उसको, जब पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ा, व्हेन ही वाज आस्क्ड टू गेट डाउन फ्रॉम हिज कार, जब उसे कहा गया कि कार से नीचे उतरे, ही स्टार्टेड शाउटिंग एट द ऑफिसर। उसने गुस्सा करना शुरू कर दिया, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। ही वार्नड हिम ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस, और उसने उसको धमकी दे दी कि आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर आपने मेरे साथ कोई बदतमीजी की। इफ दे डिड नॉट लेट हिम गो बिकॉज ही वाज ए क्लोज रिलेटिव ऑफ ए ब्यूरोक्रेट, क्योंकि वो एक बहुत बड़े बड़े ऑफिसर, जो किसी महकमे में बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसमें वो काम करता था, उसी का चाहे बेटा था या उसका कोई रिश्तेदार था। समझ रहे हैं? अब क्या हुआ? द ऑफिसर एट वंस लेट हिम गो विदाउट एनी फर्दर आर्ग्यूमेंट। अब ऑफिसर ने जो ही सुना कि ये बड़े ब्यूरोक्रेट का भाई है या लड़का है, उसका रिश्तेदार है, तो उसने छोड़ दिया उसको। इसका मतलब क्या है? वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। क्योंकि हमने कहा रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कास्ट, कलर, स्टेटस, रिलीजन, रीजन, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि पुलिसमैन ने उस शख्स को रोका, उसने क्राइम किया था, लेकिन उसने उससे कहा कि मैं एक ब्यूरोक्रेट का रिश्तेदार हूं, तो उसने उसको छोड़ दिया, तो उसने उसको छोड़ दिया। इसको क्या कहते हैं? वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 2,
अब दूसरा क्वेश्चन है, State 2 reasons why historians refute the claim that the British introduced the rule of law in India. इसको भी क्लियरली हमने एक चैप्टर में पढ़ा कि आप किस तरह से दो ऐसे वजूहात, मैंने आपको बताया इसके बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन दो वजह इस आपकी किताब में दिए हुए हैं कि हम ये क्यों नहीं मानते हैं कि ब्रिटिश ने यहाँ रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया, अंग्रेज़ों ने यहाँ कानून की जो है बालादस्ती कायम की, हम क्यों नहीं ये मानते हैं, उसकी क्या वजह है। उसके दो रीज़न इस किताब में जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। Historians refute the claim that the British introduced the rule of law in India because the colonial law was arbitrary. पहली बात जो हिस्टोरियन इससे मुत्तफिक नहीं है, तारीखदान मौरिखे नहीं मानते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ कानून की बालादस्ती कायम की, क्योंकि उनका कानून जो है वो आर्बिट्रेरी था। आर्बिट्रेरी का मतलब यानी जिसके हाथ में कानून वो अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल करता है। समझ में आई बात? और कभी कभार वो कानून से बालातर होकर भी काम करते थे, इसको भी आर्बिट्रेरी पावर कहते हैं। समझ रहे हैं? और एंड the Indian nationalists and legal professionals played a prominent role in the development of a sensible justice system. और दूसरी बात, जो भी कुछ चाहे फटा पुराना ही जो भी अंग्रेजों ने यहाँ कानून राइज कर दिया था, उसको सही अंदाज में अगर किसी ने यहाँ पर मुतारफ कराया बहैसियत कानून, तो वो यहाँ के जजेस थे, यहाँ के लीगल प्रोफेशनल्स थे, यहाँ के वकला थे, उन्होंने ही असल में एक जस्टिस सिस्टम उस पर कायम किया, एक इंसाफ उन्होंने कानून के तहत इंसाफ फराहम किया, यहाँ के वकीलों ने, यहाँ के जजेस ने, न कि अंग्रेजों ने। एंड रूल ऑफ लॉ इन द ब्रिटिश इंडिया, और उन्होंने ही यहाँ कानून की बालादस्ती कायम की, रूल ऑफ लॉ कायम किया। इसलिए हम नहीं मानते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों ने रूल ऑफ लॉ कायम किया, बल्कि यहाँ पर नेशनलिस्ट लीडर्स ने और यहाँ के जजेस ने और यहाँ के प्रोफेशनल्स ने उसमें बहुत काम किया। उन्होंने उनको समझाया कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है, किस तरह से हमारे ऊपर जो भी कानून आप लाते हैं उसका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इस वजह से हिस्टोरियंस ये बात नहीं मानते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ कानून नाफिज किया। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, reread the storyboard on how a new law on domestic violence got passed. यहाँ पर एक बहुत बड़ी कहानी है यहाँ पर आपके इस बुक में। तो इस कहानी में आपने देखा कि इसमें औरतों के बारे में जो है डोमेस्टिक वायलेंस होती है, औरतों को अक्सर बेशतर घरों में मारते हैं लोग, छोटी बच्चियों के साथ भी जुल्म होता है। और मैंने खुद कुछ ऐसे वाक़यात खुद अपनी आंखों के सामने देखे कि घर में हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को मारता है, और कभी कभार तो हमारी बेटियों को तंग किया जाता है जहेज़ के नाम पर, कभी उनको कहा जाता है कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, कभी उनसे एक बात कभी दूसरी बात। तो इस तरह से बच्चियों के साथ, औरतों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो अब उसको हम कहते हैं, जब घर में उनके साथ ऐसा, उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तशद्दुद। वायलेंस का मतलब होता है तशद्दुद, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू तशद्दुद, यानी बाप उनको मारता है, भाई उनको मारता, अपना हस्बैंड उनको मारता है, घर वाले रिश्तेदार उनको मारते हैं, इसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। और इस डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ इंडिया में एक लंबी बहस हो गई जो आपकी इस लेसन में हमने पढ़ा। तो उसमें जो ये लंबी कहानी औरतों की थी कि उनके साथ घरों में ज़्यादतियाँ होती है, फिर उसके बारे में कानून बना। क्या बना? कानून। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द डिफरेंट वेज इन विच women's groups worked to make this happen। और फिर आपको ये बताना है कि किस तरह से औरतों ने उसमें किस तरह से अपना किरदार अदा किया और किस तरह से उन्होंने ये कानून पास करवाया। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि पार्लियामेंटेरियन वही कानून बनाते हैं जो हम उनसे कहते हैं, और वो किस तरह से वो प्रोसेस किस तरह से, एक मरतबा फिर हम इसको पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाज वेरी कॉमन इन इंडिया इन द अर्ली 1990s। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 30 साल पहले बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होती थी घरों में। बहुत दफ़ा जो है औरतों को मार पड़ती थी। आम तौर पर अक्सर बेशतर मर्द हजरात जो थे वो औरतों को मारते थे, भाई बहन को मारता था, और घरों में बालादस्ती मर्दों की होती थी। इसको जो एक तरह की पैट्रियार्की घरों में होती थी। ठीक है, घरों में नज़्म नस्क के लिए एक शख्स होना चाहिए जिसको सारे लोग जिसको ओबे करे, इससे घर का निज़ाम ठीक रहता है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है हम अपनी बेटियों को डिस्क्रिमिनेट करें, उनको मारें, उनको पीटें, उनको ये कहे कि आपको, अक्सर बेशतर हम घर में बच्चियों को कहते हैं कि आपको दूसरे घर जाना है, अगर बच्चा हंसेगा तो उसको कोई, लड़का हंसेगा तो उसको कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन लड़की हंसती है उसको कहते हैं हाँ शोर चक्कर आसन चक्रा।
उसको हम इस तरह से डांटते हैं घरों में। अक्सर आज भी बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, और बच्चियों को हम बहुत ज़्यादा इस तरह से अंडर प्रेशर ले आते हैं। ये 1990s में बहुत ज़्यादा इस तरह के हालात थे। Therefore, the need for a new law was raised in different forums in 1999. 1999 में हिंदुस्तान में एक तहरीक चली, औरतों ने चलाई, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर नया कानून आना चाहिए। और उसमें जो लॉयर्स थे, वकला जो थे, वकील जो यहाँ पर इंडिया के थे, खासकर जो खवातीन वकला जो थी, उन्होंने एक अपनी एक तंजीम बनाई, उसका नाम था लॉयर्स कलेक्टिव। तो एक जगह वो इन्होंने एक जमात उन्होंने बनाई लॉयर्स की, एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स, एक ग्रुप था जिसका नाम था लॉयर्स कलेक्टिव। ये, और इसमें लॉ स्टूडेंट्स भी थे एंड एक्टिविस्ट्स, जो मुख्तलिफ, जो समाज में मुख्तलिफ जो एक्टिविस्ट्स होते हैं, यानी हम एक्टिविस्ट्स उन लोगों को कहते हैं जो मुख्तलिफ समाज में जो मुख्तलिफ काम होते हैं उनके लिए वो तागदाव करते हैं, उनको हम एक्टिविस्ट्स कहते हैं। आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशंस टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल। और बहुत सारी कंसल्टेशंस हो गई, बहुत सारे जलसे जुलूस निकले, बहुत सारी मीटिंगें हो गई, और फाइनली एक ड्राफ्ट बनाया गया, जिस एक बिल वजूद में आ गई जिसका नाम रखा गया डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल। डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल। पहले इसका हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। डोमेस्टिक मैंने अभी बताया घरेलू, वायलेंस का मतलब है तशद्दुद, यानी जो घरेलू तशद्दुद होता है। प्रिवेंशन, इसको कैसे रोका जाए, प्रिवेंट करने का मतलब होता है रोकना, कैसे रोकेंगे हम। एंड प्रोटेक्शन, और महफूज कैसे करें जब किसी के साथ ये हो रहा है। अब प्रिवेंट करना, पहले से ही हम होने ना दें, इसको प्रिवेंट करना कहते हैं। प्रोटेक्ट करना होता है कि अगर किसी के साथ हो रहा है उसको कैसे बचाएं। बात समझ में आई। इसके बारे में एक बिल बनाई गई। दिस ड्राफ्ट बिल वाज वाइडली सर्कुलेटेड, फिर पूरे इंडिया में ये सर्कुलेट हो गई, अखबारों में इसके बारे में निकला, औरतों ने जगह जगह फोरम्स में इसकी बात उठाई, हर जगह जलसे जुलूस करवाए गए, और उसके बाद मीटिंग्स वायर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री सपोर्टिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट। और हर जगह इंडिया में मीटिंगें हो गई इस बारे में, बड़े बड़े जो हमारे इदारे हैं उनमें मीटिंग्स की गई कि इस बिल को कानून की शक्ल दे दी जाए, इस बिल को कानून बनाया जाए। द बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002। अब कानून कौन बनाएगा इसको? पार्लियामेंट। वो तो हमें पहले ही पता है कि कानून बनते कैसे हैं, लोग तो नहीं बना सकते, लोगों ने अपनी रिकमेंडेशंस दी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह कानून बनते हैं। पिछले दिन भी मैंने आपको ये समझाई, इस वक्त आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि लोग इस बारे में बात करते हैं, लोग बोलते हैं, तो लोगों को लगा कि औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, तो लॉयर्स कलेक्टिव बना, और इसके अलावा वुमेन की बहुत सारी तंजीमें इसमें शामिल हो गई, और इन्होंने ये एक बिल ड्राफ्ट की, और उसके बाद पार्लियामेंट में इस बिल को पेश किया गया 2002 में। बट इट वाज नॉट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल। लेकिन सारे लोग इससे मुतफिक नहीं थे। सब लोगों ने कहा कि इसमें कुछ खामियां हैं, बिल तो आपने लाई लेकिन ये कानून बनाने के काबिल नहीं है, इसमें और भी डिलिब्रेशन करने की जरूरत है। सेवरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन मेड सबमिशंस टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिक्वेस्टिंग चेंजेस इन द बिल। बहुत सारी औरतों की तंजीमों ने इस बारे में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी से कहा कि इस बिल में कुछ चीजें जो है और जोड़नी है, और कुछ चीजें इसमें से ड्रॉप करनी है, यानी इस बिल में चेंजेस करनी है, इसमें तब्दीलियां लानी है, ताकि ये बिल सही ढंग से वो काम करे जिस काम के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। In December 2002, after a review, the Parliamentary Standing Committee submitted its recommendations to the Rajya Sabha. और उसके बाद 2002 में जब इसको रिव्यू के लिए भेजा गया, फिर इसका रिव्यू हो गया, यानी उसमें वो चेंजेस कर दिए। रिव्यू का मतलब है चेंज, इसमें जो भी औरतों ने कहा या औरतों के मुख्तलिफ तंजीमों ने कहा कि इसमें कौन कौन सी चेंजेस करनी चाहिए, उन्होंने फिर इस पर चेंजेस कर दिए। और उसके बाद 2002 में इसको पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने अब भेज दिया राज्यसभा में। हमें पहले ही पता है लोकसभा की दो जो उसकी ब्रांचेस है, एक है लोअर जिसको हम लोकसभा कहते हैं, और उसका जो अपर हाउस है दैट इज कॉल्ड राज्यसभा। अब उन्होंने राज्यसभा में भेज दिए, एंड दीज वेर आल्सो टेबल्ड इन द लोकसभा। और इसके बाद लोकसभा में भी इसको रखा गया। लोकसभा में भी यानी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने इसको दोनों जगह पर, लोकसभा में भी इस पर डिस्कशन हुआ और राज्यसभा में। द कमेटी इज रिपोर्ट accepted most of the demands of the women's groups। और जो औरतों के मुख्तलिफ ग्रुप्स ने इसमें डिमांडें रखी थी कि हमारे लिए ये कानून, इस तरह का कानून आना चाहिए, तो ज़्यादातर बातें उनकी मान ली गई, तस्लीम कर ली गई।
फाइनली ए न्यू बिल वाज रीइंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2005 और उसके बाद एक नई बिल लाई गई 2005 में आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। और उसके बाद दोनों जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज है, अपर हाउस भी और लोअर हाउस, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा में भी राज्यसभा में भी इसको पास किया गया। और आप जानते हैं कि कानून को जब पास किया जाता है फाइनली फिर प्रेसिडेंट के दस्तखत के लिए भेजा जाता है, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट का एसेंट। और अब प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए गई और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया और उसके बाद द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006। फिर 2006 में ये कानून बना जिस कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। हमने पहले इसमें बिल में देखा उसका नाम था प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, लेकिन कानून का लेटर ऑन क्या नाम बना, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसमें फिर ये कानून इस नाम से बना और ये 2006 में ये कानून पास हुआ। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन योर ओन वर्ड्स what you understand by following sentence on page 44 45 440 जो पेज नंबर 44 45 पर वो दिया हुआ है ये लिखा हुआ है वहां पर दे यू शुड लिखित थोड़ा है यू शुड क्वेश्चन मजीद ये यहां पर दिया हुआ है दे आल्सो बिगेन फाइटिंग for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice। ये अगर आपको याद है ये असल में ये बात हमने पढ़ी जो इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि देखिए आप यहां पर जो है हमें कानून बताते हैं लेकिन कानून के ऐन मुताबिक इक्वली सही फैसला नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दे रेफर्स टू द नेशनलिस्ट लीडर्स, जो हमारे कौमी लीडर थे यहां पर अंग्रेजों के जमाने में, तो दे आल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। उन्होंने कहा कि ज्यादा जो है ग्रेटर इक्वालिटी के लिए उन्होंने अब ये शुरू किया काम, क्योंकि हमें पहले पता है, हमने इस लेसन में पढ़ा कि अंग्रेज जब कानून का इतलाक करते थे अंग्रेजों के लिए उसका मतलब एक होता था और यहाँ के लोगों के लिए दूसरा मतलब होता था। तो अब इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ज्यादा इक्वालिटी चाहिए, हम भी अंग्रेजों के बराबर कानून के सामने समझे जाएं। एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ, और उनसे कहा कि जो आपका मतलब कानून है हम इसके मतलब को चेंज करना चाहते फ्रॉम ए सेट ऑफ रूल्स, जो असल में आप समझते हैं कि आपने हमारे ऊपर चंद रूल्स जो आपने सेट किए हैं हम उसको फॉलो करेंगे, नहीं, आप हमें यह समझाइए कि कानून सब इस पर अमल करेंगे। आप हमारे लिए इसको रूल बना के पेश कर रहे हैं, हम इस तरह के रूल्स को नहीं मानेंगे, बल्कि अगर इसी रूल को वैसे कानून सब पर लागू किया जाएगा तो हम ये बात मानेंगे। इस पर हमने बहस पहले भी की, दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे। आप रूल पर हमें अमल करने के लिए आप हमारे ऊपर दबाव धौंस डालते हैं, यह सही नहीं है, बल्कि इसको कानून बनाइए। इट शुड बी चेंज टू ए लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस, यानी जिससे हमें इंसाफ मिले। अगर कोई भी उस कानून को फिर तोड़े तो हर एक को उसके हिसाब से इंसाफ मिलना चाहिए। आपने ऐसे ही कुछ रूल्स बनाए हैं और अगर हम वायलेशन करेंगे तो आप हमें पनिश करते हैं, आप वायलेशन करते हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहता है, ये नहीं चलेगा। अगर आप कानून हमारे ऊपर लागू करते हैं तो इसका ग्रेटर इक्वालिटी होनी चाहिए, सब पर इसको नाफिज कर दीजिए। आंसर, अकॉर्डिंग टू द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 any person protecting or criticizing the British government could be arrested without due trial। इंडिया में जब कौमी तहरीक ने जोर पकड़ा तो हम ये जानते हैं, हमने कल हिस्ट्री में पढ़ा कि एक कानून लाया गया जिसका नाम था सेडिशन एक्ट। ये 1870 में लाया गया इंडिया में। सेडिशन एक्ट का मतलब ये था कि कोई भी शख्स इंडिया में अगर गवर्नमेंट का कोई क्रिटिसिज्म करता है, अगर गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज करे तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको अरेस्ट कर सकती है और उसके ऊपर कोई भी केस चलाए बिना उसको जेल में रख सकते। समझ रहे हैं? तो इसको सेडिशन एक्ट कहते थे। क्या कहते थे? सेडिशन एक्ट। इंडियन नेशनलिस्ट जिसका मैंने जिक्र अभी किया, इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्ररी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। और जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, कौमी जो हमारे हीरोज थे जिन्होंने यहां आजादी लाई,
उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये आर्बिट्री यूज है, यानी इसका तरीकाकार तहकुमाना है, आप हम पर हुक्म चला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कानून एक अलग चीज होती है और हुक्म चलाना अलग चीज होता है। हुक्म आपका नहीं चलेगा, आर्बिट्री पावर नहीं चलेंगे, जो आपकी मर्जी में आता है जिस तरह से आपको, यानी ये सेडिशन एक्ट खुद ब खुद उनको आर्बिट्री पावर देता था। अब किसी शख्स को आपने यूं ही झूठा इल्जाम लगाया कि इसने अंग्रेजों के खिलाफ बात की और बस भर दिया जेल में, ऐसा नहीं चलेगा। They wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice। पहले भी हमने पढ़ा कि उन्होंने उनको समझाया कि देखिए, आप ये ना समझे कि आपके हुक्म की तरह आप जो रूल बनाएंगे हम उसको फॉलो करेंगे, नहीं, आप जो कानून लाएंगे तो कानून को सब लोग फॉलो करें और जस्टिस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे। इससे आप लोगों को इंसाफ दे, ना कि आप फोर्स करके हमें ओबे करवाएं, हमें उसकी पासदारी करवाएं, बल्कि आप सब लोगों के ऊपर एक तरह का कानून लाएं जिसमें इंसाफ हो। Indian judges also began to play a greater role in making decisions on the basis of justice। अब जो अंग्रेजों के साथ यहाँ के बहुत सारे जजेस काम करते थे, वो तो थे हिंदुस्तानी लेकिन अंग्रेजों के अंडर काम करते थे, तो उन्होंने इन कवानीन का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनका एक अहम रोल है इसमें, हालांकि वो मुलाजिम किनके थे, अंग्रेजों के थे, लेकिन उन्होंने सही ढंग से इन कवानीन का अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। Thus the Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period। इससे भी ये साफ जाहिर होता है, तीसरे क्वेश्चन में भी हमने तकरीबन यही पढ़ा कि इस तरह से हिंदुस्तानियों ने बहुत अहम रोल अदा किया, खुद रूल ऑफ लॉ को कायम कर। कानून की बालादस्ती यहाँ पर अंग्रेजों ने नहीं की, बल्कि हिंदुस्तानियों ने खुद उसके लिए काम किया। नाउ कम्स ग्लॉसरी, क्रिटिसाइज। अभी हमने पढ़ा अंग्रेजों को कोई भी क्रिटिसाइज, यानी उनकी अगर कोई क्या करेगा, क्रिटिसिज्म करेगा, यानी जब कोई चीज़ वो हमारे लिए लाते थे, कोई कानून लाते थे, तो हम उस कानून को उसके ऊपर बात करते थे उनके खिलाफ। तो इस तरह की बात का यहाँ करने की इजाज़त नहीं होती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। टू फाइंड फॉल्ट्स, जब हम किसी में कोई गलत चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे किसी भी पॉलिसी में या किसी भी चीज़ में, तो उसको क्रिटिसिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिसिज्म। विथ और डिसअप्रूव ऑफ ए पर्सन और थिंग, या हम किसी को डिसअप्रूव करें, उसको ना माने, उसके खिलाफ बगावत करें, उसको मानने से इनकार करें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू सिटीजन्स फाइंडिंग फॉल्ट विद द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ क्रिटिसाइज का मतलब ये है कि जब हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के तरीक़ेकार को, हुकूमत के तरीक़ेकार को जब वो क्रिटिसाइज़ करते थे, जब वो उसमें फॉल्ट्स देखना शुरू करते थे कि ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसमें ये गलत है, ये चीज़ गलत है, ये लोग ये यहाँ पर गलती कर रहे हैं, तो इस तरह का क्रिटिसिज्म जो है बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और ख़ासकर हमारे नेशनलिस्ट्स ये करते थे। उसके बाद आता है एवोल्यूशन, process of development from a simple to a complex form, and is often used to discuss the development of a species of plants or animals। एवोल्यूशन आप जानते हैं कि जब छोटी सेल से एक बड़ा एक एनिमल बनता है तो उसको हम एवोल्यूशन का प्रोसेस कहते हैं। साइंस में आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, हमारे चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू द वे इन विच प्रोटेक्टिंग women against domestic violence developed from an urgently felt need to a new law that can be enforced throughout the country। यहाँ पर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं कि जब लोगों ने औरतों के खिलाफ जो यहाँ पर मसाइल थे, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती थी, लोगों ने छोटी सी बहस इस पर शुरू कर दी, और उसके बाद पूरे इंडिया में इसको फील किया गया कि नहीं, ये बहुत अहम मामला है, इस पर कानून बनना चाहिए। फिर कानून आ गया और डोमेस्टिक वायलेंस जो है बहुत हद तक इस पर रोक लगी। उसके बाद आती है सेडिशन, या हमने अभी सेडिशन एक्ट पढ़ा, यानी किसी मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करना, उसको सेडिशन कहते हैं। दिस अप्लाइज टू एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट माइट कंसिडर एज स्टार्टिंग अप रेजिस्टेंस और रिबेलियन अगेंस्ट इट। जब कोई बात गवर्नमेंट ये कहे कि ये किसी मुल्क के खिलाफ साजिश है, तो दैट इज कॉल्ड सेडिशन। दैट इज कॉल्ड, कोई शख्स साजिश कर रहा है, लोगों को उकसा रहा है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ बातें फैला रहा है,
गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के जो कानून को तोड़ रहा है, तो इसको सेडिशन कहते हैं। इन सच केसेस द गवर्नमेंट डज नॉट नीड एब्सोल्यूट एविडेंस इन ऑर्डर टू अरेस्ट पर्सन। और जब भी सेडिशन के चार्जेस किसी पर भी लगते हैं तो वहाँ पर आम तौर पर, जिस तरह हम आम कवानीन में हम देखते हैं कि किसी के खिलाफ हम पहले शहादतें लाते हैं, हम देखते हैं कि उसके खिलाफ विटनेस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर किसी के खिलाफ सेडिशन का केस लगता है तो उस पर विटनेस लाना ज़रूरी नहीं है, बता दिया किसी ने तो कानून नाफिज हो गया। Under the Sedition Act of 1870, the British had a very broad interpretation of what constituted sedition. और 1870 के एक्ट, सेडिशन एक्ट में अंग्रेज़ों ने बहुत तरह से इसको इलाबरेट किया था कि सेडिशन हम किस किस को, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि किसी भी शख्स ने कोई भी बात, मामूली सी भी बात उसके खिलाफ साबित हो गई तो सेडिशन का चार्ज लगते थे। एंड व्हाट दिस मेंट वाज दैट दे कुड अरेस्ट एंड डिटेन एनी पर्सन दे वांटेड अंडर दिस एक्ट। और इसका मतलब सिंपली ये था कि जिस भी शख्स को वो इस कानून के तहत पकड़ना चाहते थे, जेल में भरना चाहते थे, वो पकड़ के ले जाते थे और फिर उसका कोई पुरसानी हाल ही नहीं होता। The nationalists considered this law arbitrary because persons were arrested for a variety of reasons that were seldom clarified beforehand, as well as because those arrested were often kept in jail without a trial. और बहुत सारे लोगों को इस कानून के तहत अरेस्ट किया गया और उनको ये तक नहीं बताया गया कि आपका गुनाह क्या है, आपने कौन सा काम किया है। तो जिसको वो पसंद करते, नापसंद करते थे, उसको ले जाते थे और चार्जेस लगाते थे सेडिशन कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर रहा है, ये इस साजिश में उस साजिश में मुलविस है। और फिर जब उनको जेल में रखा जाता था, फिर लंबे मुद्दत तक उनको जेल में विदाउट ट्रायल उनको जेल में ही रखा जाता था, फिर उनका कोई परेशानी हाल नहीं होता था। रिप्रेसिव का मतलब होता है टू कंट्रोल सिवियरली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट और एक्सप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है जब हम किसी को इतना ज़्यादा दबाएं कि न उसको बोलने की इजाज़त है, न कोई बात करने की इजाज़त है, न उसको अपने हिसाब से जिस तरह से इंसान तरक्की चाहता है, इधर उधर घूमना फिरना चाहता है, तो उसको जब कदगन किसी के ऊपर लगाया जाए तो उसको रिप्रेशन कहते हैं, रिप्रेसिव मेजर्स उनको कहते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू लॉज दैट ब्रूटली कंट्रोल पर्सन्स एंड ऑफ्टन प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू स्पीच एंड असेंबली। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हमने रिप्रेसिव मेजर्स जब हमने पढ़े, इसका मतलब ये था कि जब मुख्तलिफ लोगों को बहुत ज़बरदस्ती से, बुरे तरीके से जब उनको केसों में फंसाया जाता था उनको कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ तक कि उनके जो बुनियादी हुकूक हुआ करते थे, खासकर हमारे पास राइट टू स्पीच, बोलने का हक होता है, राइट टू असेंबल, किसी जगह पर जमा होने का हक होता है, जब ये सारी चीज़ें छीनी जाती थी तो उनको हम रिप्रेसिव मेजर्स कहते हैं। उनको हम यानी गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म के जब वो इक़दामात करती है गवर्नमेंट तो उसको हम रिप्रेसिव मेजर कहते हैं। तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन हम कल पढ़ेंगे।